हेलो माय डियर इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग? मजामा, खुशनामा। यस, आपके अपने डीजी सर आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्वांटम नंबर सिस्टम के बारे में। क्वांटम नंबर सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, बोहर्स मॉडल के बारे में, डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। आज हम बात करते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्वांटम नंबर सिस्टम के बारे में। तो हमारा वेव मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है? वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल, इसे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। वेव मैकेनिकल मॉडल किसने दिया था हमें? ये मॉडल दिया था हमें एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, श्रोडिंगर। श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको सजेस्ट किया था। क्या कहा था इसने? इसने एक इक्वेशन बनाई, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई, जो दिखने में कुछ ऐसी दिखती है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें हम यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। डी टू साई बाय डी वाई टू प्लस डी टू साई बाय डी जेड टू प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर। और यहां पे मल्टीप्लाई करें आप ई माइनस वी से, और यहां लिखेंगे साइन, और ये सब मिला के लिखेंगे जरूर। ये डायरेक्ट एक बार इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, इक्वेशन भी पूछी गई है, तो आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये जो ई है ये टोटल एनर्जी है। ये जो ई है ना, ये टोटल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा? टोटल एनर्जी। और ये जो वी है ये पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है। और सर ये एक्स वाई जेड क्या है? ये इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर। और ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से, इस मैथमेटिकल इक्वेशन की मदद से श्रोडिंगर ने एक नया मैथमेटिकल मॉडल, एक नया एटॉमिक मॉडल हमें बना के दिया। और इसका कहना था कि क्योंकि पहले बोहर साहब क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है, लेकिन जब डी ब्रॉगली का सजेशन आया, हाइपोथेसिस आया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, दोनों प्रिंसिपल आने के बाद यह धारणा बन गई कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास पार्टिकल नेचर भी है, और उसके पास एक वेव नेचर भी है। तो इसका मतलब ये मॉडल जो है, बोहर का जो मॉडल है, जो फिक्स्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है, वो 100% सजेस्ट, 100% जो है वो ट्रुथ नहीं है, सही नहीं है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? इसे चेंज करना पड़ेगा। तो श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया, एक वेव मैकेनिकल मॉडल बनाया, और इस इक्वेशन की मदद से उसने सजेस्ट किया एक प्रोबेबिलिटी वाला मॉडल, जहां पे हम इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावनाओं के आधार पर एक मॉडल बनाते हैं। तो उसका सजेशन यह था कि इस इक्वेशन के आधार पर उसने क्या किया, एक साइन नाम का इक्वेशन लिया जो इलेक्ट्रॉन की वेव को क्या कर रहा है, एक साइन नाम का फंक्शन लिया जो इलेक्ट्रॉन की वेव को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो साइन क्या है यहां पर? इस इक्वेशन में साइन होता है वेव फंक्शन। साइन क्या है यहां पर? वेव फंक्शन है। किसका वेव फंक्शन है? साइन इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन है। नंबर 2, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है। ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है, पर इसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। बात समझ में? ये जो वेव फंक्शन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे बात समझ में? तो साइन क्या है? एक वेव फंक्शन है, और इसके रिस्पेक्ट में जब हम इसको क्या कर देते हैं, साइन का स्क्वायर ले लेते हैं, साइन का स्क्वायर ले लेते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन। और इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन के जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावनाओं को, प्रोबेबिलिटी को, अराउंड द न्यूक्लियस कहां कहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है को डिफाइन करता है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है।
ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और जहां पे इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, उस जगह को ही नोड कहा जाता है। और जहां पर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, जहां पे इसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है, उस जगह को ऑर्बिटल कहा जाता है। मतलब जहां पर साइन स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर जहां भी होगा, उस जगह को ऑर्बिटल कहा जाता है। तो श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन की मदद से हमें ऑर्बिटल का कंसेप्ट मिला। तो इससे हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमें उसकी ऑर्बिट को डिफाइन करना पड़ेगा। और ऑर्बिट से हम जाएंगे सबशेल में, सबशेल से जाएंगे हम, सबशेल से जाएंगे हम ऑर्बिटल में, और उस ऑर्बिटल से जाएंगे हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन की, इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है। तो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस अगर एग्जैक्ट पोजीशन को क्या करना है, डिफाइन करना है, अगर बताना है, तो हमें इन 4 चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इन 4 चीजों को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, एक सिस्टम डेवलप किया कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया जो एड्रेसिंग या कहें कि एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डिफाइन करता है। उसकी पोजीशन अराउंड द न्यूक्लियस कैसी है, उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया। और उसके लिए हम ये जो है इन चारों पोजीशन को डिफाइन करते हैं। इसके लिए हमने 4 क्वांटम नंबर लिए। तो ये क्वांटम नंबर सिस्टम जो होता है हमारा, इसी के काम आता है। पहला क्वांटम नंबर होता है हमारा n, दूसरा क्वांटम नंबर होता है l, तीसरा क्वांटम नंबर होता है m, चौथा क्वांटम नंबर होता है s। इस पहले क्वांटम नंबर को ही हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, दूसरे क्वांटम नंबर को ही हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, याद करो। और तीसरे क्वांटम नंबर को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, याद करो। और चौथा होता है हमारा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर, एन एल एम एस। अब इन चारों के भी अपने अपने सिग्निफिकेंस है, इनका भी कोई ना कोई पर्पस है, इनसे भी हम कुछ ना कुछ सवाल आते रहते हैं। तो एन जो होता है, एन के बारे में बात करते हैं। एन को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 2, इस एन का जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ एन जो होता है, वैल्यू ऑफ एन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कहां से शुरू होगा। तो ये 1 से लेके इन्फानाइट के बीच में एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कभी कभी बोहर्स मॉडल की वजह से, बोहर्स मॉडल में जो के यूज हुआ था, जो एल यूज हुआ था, जो एम यूज हुआ था, वो एन यूज हुआ था, वो भी कभी कभी डिफाइन होता है। के बराबर एन का वैल्यू 1 होता है, एन का वैल्यू एल के लिए 2 होता है, एन का वैल्यू 3 होता है, एन का वैल्यू यहाँ 4 होता है। तो एन क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। पहला शेल जो होता है, के शेल होता है, उसे हम n = 1 भी बोलते हैं, एल शेल को n = 2 भी बोलते हैं। सवाल कभी कभी इस पर इस तरह से भी आ जाते हैं, के एल एम एन के फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है। और क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें और क्या क्या बातें बताता है। अगर हमारे पास कभी भी अगर हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो एंगुलर मोमेंटम भी यहां से कैलकुलेट होता है। एंगुलर मोमेंटम इन एनी ऑर्बिट शेल में हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, NH/2π की मदद से, जहां पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। कभी आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सबशेल कितनी है इन एनी ऑर्बिट, ध्यान से देखना, तो आप क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे n। n का जो नंबर होता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपका है, वो n का वैल्यू उतने ही सबशेल होंगे। और ये सबशेल क्या होती हैं, S P D F, इन्हें सबशेल कहते हैं। अगर मान लो n का वैल्यू अगर हमारा 1 होता, तो उसमें एक S सबशेल होती। अगर n का वैल्यू 2 होता, तो उसमें 2 सबशेल SP होती। अगर n का वैल्यू 3 होता, तो उसमें 3 सबशेल SPD होंगी। अगर n का वैल्यू 4 हो जाए, तो उसमें सबसेल हो जाएंगी SPDF। तो जितनी नंबर n की है, उतनी ही सबसेल्स की नंबर हो जाती है। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर n का वैल्यू 2 है, तो उसके अंदर 2 सबसेल है। अगर n का वैल्यू 3 है, तो उसमें 3 सबसेल है। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी
ऑर्बिट अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? ऑर्बिट की बात हो रही है, ऑर्बिटल की नहीं हो रही है। ऑर्बिट की बात हो रही तो आप बोलेंगे एन स्क्वायर। वो कैसे सर? देखो एन का वैल्यू अगर 1 हो गया तो इसमें एस सबशेल होगी, और एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होगा, मतलब ये एन का स्क्वायर हो गया कि नहीं? 1। अगर मैं यहाँ n का स्क्वायर निकाल देता हूं तो n का स्क्वायर तो 1 आ रहा है, तो यहाँ ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो गई आपके पास? 1 हो जाएगी। उसी तरह से जब n का वैल्यू 2 होगा तो इसके अंदर एक s और एक p होगा, s के अंदर एक ऑर्बिटल और p के अंदर 3 ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल होंगे, मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 4, मतलब ऑर्बिटल की संख्या 4 आएगी। इसी तरह से n का वैल्यू अगर 3 हो जाए तो एक s, एक p, एक d होगा। s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी ये नंबर सेम आएगा, 9 आएगा। पर ये रूल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमें लगाना है। क्लियर है बात? चौथा, अगर हमारे से कभी कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट कितना होता है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 2n स्क्वायर। सर ये कैसे? n स्क्वायर क्या है? ऑर्बिटल की संख्या, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ईच ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n का वैल्यू 1 हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 2 हो जाएंगे। अगर n का वैल्यू 2 हुआ तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 4 दूना 8, तो 8 हो जाएंगे। इस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, इसके अलावा और क्या सिग्निफाई करता है? n का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? तो n रिप्रेजेंट करता है, n से हम पता करते हैं, n डिफाइन करता है साइज को, साइज ऑफ एटम। जितना बड़ा n का वैल्यू ज्यादा होता है वो साइज ऑफ एटम भी ज्यादा हो जाता है। n डिफाइन करता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डिफाइन करता है। तो इस तरह से n के सारे पॉइंट्स हमें क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आती है बात एल की। तो एल क्या करता है हमारे लिए? एल को हम क्या क्या बोलते हैं? पहली बात, एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसी को हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसी को हम एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम हमें याद होने चाहिए। एल का जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ एल, ये जो वैल्यू ऑफ एल होता है ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो वैल्यू ऑफ एल है वो डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन पर डिपेंड करता है ना। एल का जो वैल्यू होता है वो हमेशा एन से छोटा होता है। एल का जो वैल्यू होता है वो हमेशा एन से छोटा होता है। एल का जो वैल्यू होता है वो 0 से स्टार्ट होता है अप टू n-1 तक चलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए n का वैल्यू 1 है तो l की पॉसिबल वैल्यू होगी 0, और 0 से लेके n-1 तक, मतलब 1 - 1 मतलब 0 ही तक होगा। लेकिन अगर मान लो n का वैल्यू 2 है तो n का वैल्यू जब 2 होता है तो l का वैल्यू पॉसिबल होगा 0 और 1। जब n का वैल्यू 3 होगा तो l का पॉसिबल वैल्यू होगा 0, 1 और 2। इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। देखो हमेशा वैल्यूज l की छोटी है, हमेशा छोटी होती है और n-1 तक ही चलती है, मतलब l और n कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। इस बात का आप ख्याल रखना चाहिए। और क्या ख्याल रखे सर? कि सर l का वैल्यू हमें डिफाइन करता है शेप को, इट डिफाइन शेप ऑफ ऑर्बिट, इट डिफाइन शेप ऑफ ऑर्बिट। कैसे सर? l का वैल्यू जब 0 होता है तो हमारे पास s ऑर्बिटल होता है और इसका शेप होता है स्फेरिकल, ये फिक्स है। इसी तरह से l का वैल्यू अगर 1 दिया गया हो तो ये p सबशेल को डिफाइन करेगा जिसमें ऑर्बिटल का शेप हो जाएगा डम्बेल, और अगर d l का वैल्यू 2 दिया गया हो तो ये d सबशेल को डिफाइन करेगा और ये हो जाएगा डबल डम्बेल। फिक्स है सर। ये कैसे आए शेप? ये उस श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से ये शेप आ रहे हैं। तो हमें तो याद रखना है, सॉल्यूशन बनाना नहीं है। हमारे लिए वो सब नहीं करना होता है 11th 12th के अंदर, ये सब काम हमें नहीं करने, ये हायर स्टडीज का पार्ट है।
तो हम यहां सिर्फ याद रखें कि ये ऐसा ऐसा होता है, कभी कभी डायरेक्ट इस पे भी सवाल आ जाते हैं। सर और क्या कर सकती है एल? सर जी एल जो होती है, एल each value of L, each value of L represent n सबशेल, सबशेल, एक सबशेल को ये डिफाइन करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। एक सबशेल को, किसी भी एक सबशेल को, मान लो मैंने लिखा एल का वैल्यू 0 है, तो ये एक सबशेल को रिप्रेजेंट करेगी और उस सबशेल का नाम होगा एस। अगर मैंने बोला एल का वैल्यू 1 है, तो ये एक सबशेल को रिप्रेजेंट करेगी और सबशेल का नाम होगा पी। अगर मैंने बोला एल का वैल्यू 2 है, तो एक सबशेल डी को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैंने बोला एल का वैल्यू 3 है, ये वैल्यू एक है, 0 1 2 3, एल की एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू है और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट एक पर्टिकुलर सबशेल को रिप्रेजेंट करेगी, एक पर्टिकुलर टाइप की सबशेल होगी वो। बोलो क्लियर है बात? और क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए? तो देखो यहां पर और क्या ध्यान में रखना चाहिए कि आपसे कभी पूछे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, इसका फॉर्मूला बताओ। तो आप क्या बता देंगे? आप बोलेंगे 2l+1, ये आप उसको लिख के दे देंगे। और अगर आपसे बोले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, अगर एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2l+1। ऐसा लग रहा है मन, लेकिन नहीं, 2 इंटू 2l+1, 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि ईच ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हमें पता है ना बच्चे। तो आसान है, एक रिवीजन करना है, ये सारी बातें हमें क्वांटम नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए। पता है ना आपको? तो पता कर लीजिए एक बार और पता कर करके और हम आगे का पता बता देते हैं आपको। अगली बात हम कर लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, कभी कभी इसके नीचे एम के नीचे एल भी लिखा होता है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? ये जो ml का वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ ml, वैल्यू ऑफ ml बोले तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ l। वैल्यू ऑफ l कहां से कहां तक होगा? इसका वैल्यू, m का वैल्यू जो होता है, m का वैल्यू जो होता है वो -l से लेके +l तक होता है भाई, -l से लेके +l तक होता है। क्यों क्यों सर? सर एल का वैल्यू अगर 0 हो तो एम हमेशा हमेशा के लिए 0 हो जाएगा, -0 से +0 मतलब 0। इसी तरह से एल का वैल्यू 1 हो तो एम का वैल्यू हमारे लिए -1 0 और +1 हो जाएगा। एग्जैक्टली ये आपको ओरिएंटेशंस बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एल के लिए, एक सबशेल के लिए कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं अलग अलग एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। इसीलिए तो वो श्रोडिंगर इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट लिए थे, ताकि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में हम ये पता कर सकें कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कहां कहां है। और ये क्वांटम नंबर सिस्टम हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना हर दिशा में है। एल इक्वल टू अगर 2 ले लें तो एम का वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 ऐसा होगा। उसी तरह से अगर एल का वैल्यू बेटा 3 ले लोगे तो एम का पॉसिबल वैल्यू -3 से +3 आएगा, -2 -1 0 +1 +2 प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पता चलेगा जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो आपको ये प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल इसके कर पाओगे। ये और क्या रिप्रेजेंट कर देता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एम का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इट डिफाइंस, क्या डिफाइन करता बाबू? इट डिफाइन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट। ये डायरेक्शन को बता देता है, ओरिएंटेशन बताता है किसका?
उस ऑर्बिटल का कि वो एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है या जेड एक्सिस पर है, वहां का मामला बता देता है। आ गई बात तुम्हें समझ में। और एक इंपॉर्टेंट बात, ईच वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ना, अक्सर इस पे गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। ईच वैल्यू ऑफ ml, ईच वैल्यू ऑफ ml डिफाइन, क्या डिफाइन कर रही है, डिफाइन एन ऑर्बिटल। ये क्या बात बोली आपने सर? सर अगर मैं बोल रहा हूं कि m इक्वल टू 0, मतलब m इक्वल टू 0 मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 है, मतलब ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को डिफाइन कर रही। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए आपके यहां पर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे, बोलो कितने, एक वैल्यू इसकी है एक, वो 0 है पर एक ऑर्बिटल के लिए है। मैंने लिखा सर m इक्वल टू -1, तो ये भी m की एक वैल्यू है, जो p सबशेल में हो सकता है, वो d सबशेल में भी हो सकता है, वो f सबशेल में हो सकता है। ऐसी किसी जगह पर ये एक ऐसा ऑर्बिटल है। तो कितने ऑर्बिटल हैं ये, एक ही ऑर्बिटल है ऐसा। अगर मैं लिख रहा हूं m इक्वल टू -3, तो ये m इक्वल टू -3 किसको डिफाइन कर रही है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को डिफाइन कर रही है। और वो ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो गई, एक। तो कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, बताओ, तो बताना पड़ेगा ना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है बच्चों, जेई वाले बच्चे, है ना। तो हमें गलतियां नहीं करनी, इसलिए हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और क्या ध्यान में रखना चाहिए सर, कि ईच ऑर्बिटल occupied maximum 2 electrons। oh my god, क्या बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वो ऑक्यूपाई करेगा। चलो और कौन है भैया इसके बाद, कोई नहीं है चक्कर में। एक और बात यही लिख देते हैं। कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओ ए एम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई से आप कैलकुलेट कर देंगे। गॉट इट। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चल मेरे बच्चे, अगला आता है स्पिन क्वांटम नंबर। एस को रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू है, इसकी वैल्यू, सबसे पहले बात, वैल्यू फिक्स होती है, फिक्स है, फिक्स है, प्लस या माइनस हाफ, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। जब आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसे ले लेंगे प्लस हाफ, और जब आप इलेक्ट्रॉन को नीचे की डायरेक्शन में लिखेंगे तो आप लिख देंगे माइनस हाफ। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन देयर एक्सिस, अपने एक्सिस पर वो कैसे घूम रहा है उसको रिप्रेजेंट करती है, कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर देती है। तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जानी चाहिए रिगार्डिंग द क्वांटम नंबर सिस्टम की। तब हम क्वेश्चन करेंगे, तब देखेंगे, बताएंगे कि इसको यूज कैसे करना है। चलो अब आते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला एस जो होता है, 4 तरह के ऑर्बिटल है आपके पास। पहला ऑर्बिटल है आपके पास एस ऑर्बिटल है। ये जो एस ऑर्बिटल होता है इसको हम नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल भी बोलते हैं। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, जो एस ऑर्बिटल होता है ये नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है। कैसा ऑर्बिटल होता है, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, चारों तरफ से एक जैसा है, सिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल भी है, अराउंड द न्यूक्लियस चारों तरफ से एक जैसा होता है। शेप होता है स्फेरिकल, 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 और इसकी एल की वैल्यू फिक्स होती है 0। तो जब भी एल का वैल्यू 0 आ रहा है वो एस ऑर्बिटल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एस सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें एक ही ऑर्बिटल है, और एस ऑर्बिटल को हम एक ऑर्बिटल होता है और उसका शेप होता है स्फेरिकल इन शेप, और ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ये हर डायरेक्शन में है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं। एस के बाद बात आती है पी की, ध्यान से देखना। और पी जो ऑर्बिटल होते हैं,
p ऑर्बिटल जो होते हैं, देखो p सबशेल होती है, उसके अंदर p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। 3 तरह के ऑर्बिटल हैं। तो अगर मैं x एक्सिस पर इसको मैं x एक्सिस मान लूं और इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से डम्बेल शेप में ले लें, तो ये भाई साहब कहाँ हो गया आपको, x एक्सिस पर, तो इसको मैं कह दूंगा px। सो इसके अंदर हमें ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहली बात कि ये डायरेक्शनल होता है, ये डायरेक्शनल है, ये नॉन डायरेक्शनल नहीं है। इसमें अलोंग द एक्सिस लोब्स होते हैं, अलोंग द एक्सिस लोब्स होते हैं, लोब्स होते हैं, अलोंग द एक्सिस लोब्स होते हैं। और इसके अंदर L का वैल्यू 1 होता है। अगर वो x एक्सिस के अलोंग हो जाए तो उसे px कह देंगे। अगर यही चीज y एक्सिस के अलोंग ले लोगे ना, ऐसे करके ऐसे, इसको मैं y एक्सिस बोल देता हूं, तो ये py कहलाएगा। और अगर मैंने एक और एक्सिस ऐसे मान ली और इसके अलोंग ले लिया, तो ये मेरा z एक्सिस मान लेता हूं, तो ये pz कहलाएगा। और ये तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और इनकी जो भी लोब्स होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी मिलेगी वो अलोंग द एक्सिस मिलेगी, चारों तरफ नहीं होगा, इसलिए डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अभी और आगे चलते हैं और कुछ बातें करते हैं। फिर होता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं, एक होता है डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी जेड एक्स, चौथा होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और पांचवा होता है डी जेड स्क्वायर। पांचों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से ये 3 ये है पांचों के पांचों डायरेक्शनल, पांचों ही डायरेक्शनल है, पांचों की कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। लेकिन उनमें से ये वाले जो 3 हैं, इनके लोब्स विद इन अ प्लेन है, नॉट अलोंग द एक्सिस, तो इन्हें कहा जाता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। इनके जो लोब्स हैं वो एक्सिस पर नहीं है, और ये दोनों हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो इनका जो शेप है अगर हम बनाएं, अगर मैं इसको x और इसको y ले लेता हूं, तो x y के प्लेन में जो लोब्स आएंगे डबल डम्बेल शेप में, उसे कह देंगे हम dxy, इसे हम कह देंगे dxy। सिमिलरली इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं जेई के अंदर, तो जेई वाले बच्चे अच्छे से करना। बेटा मान लो इसको मैं y ले लेता हूं, इसको z ले लेता हूं, इसके प्लेन में अगर मैं एक डम्बेल शेप बना देता हूं, तो इसको मैं dYz कहता हूं। और बेटा अगर मैं अगर मैं इसके अंदर ऐसा डम्बेल शेप बना दूं और इसको मैं x मान लूं, इसको मैं z मान लूं, ये आपके ऊपर है, किसी को भी x किसी को भी y मान लो, और उसके अलोंग अगर उस प्लेन के अंदर लोब्स मिल जाएं, 4 लोब्स वाले हैं, तो इन्हें डबल डम्बेल कहा जाता है। पर ये लोब्स प्लेन के अंदर है, एक्सिस पर नहीं है, इसीलिए इनको नॉन एक्सियल कहा जाता है। इसका नाम रखेंगे dZx, dZx, डी मतलब दीपक, डी मतलब डीजी, और वो dx हो गया। अभी चलो, अभी 2 और हैं, एक dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस के अलोंग जो है आपको लोब्स मिलते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये एक्सिस पर होने की वजह से, अलोंग द एक्सिस होने की वजह से इनको कहा जाता है एक्सियल ऑर्बिटल। उसी तरह से एक dz स्क्वायर होता है, dz स्क्वायर होता है, डिग 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 डिग, यहां पर एक ऐसी रिंग घूम रही होती है, वॉर्टेक्स रिंग कहा जाता है। और इस शेप का जो नाम है वो डबल डम्बेल शेप नहीं है, इसे कहा जाता है बेबी सूतर शेप, बेबी सूतर, सूतर शेप, या इसे और एक नाम दिया गया है डोनट, डोनट, डोनट शेप, ऐसा कुछ नाम दिया गया है। ये जो रिंग है ये अलोंग एक्स वाई प्लेन में घूम रही है, ये रिंग जो है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और ये जो लोब्स हैं ये जेड एक्सिस के अलोंग है। जैसे यहाँ एक्स और वाई के अलोंग है, इसमें जेड एक्सिस के अलोंग है, और ये जो रिंग घूम रही है एक्स वाई प्लेन में घूम रही है, इसमें 70% लोब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है
और 30% रिंग में होती है। इस चीज का ध्यान रखें, जेई वाले बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, काम आ सकती है। आगे बढ़ें, और इसके बाद जो एफ ऑर्बिटल होता है उसके शेप कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको स्टडी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी दी गई नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात कर दो नोड्स की और नोडल प्लेन्स की। देखो जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जहां पे भी जीरो हो उसे हम नोड्स कहेंगे। नोड्स वो जगह है, नोड्स वो पॉइंट है किसी भी एटम के अंदर, दो जगह हो सकती है, एक जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, एक जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जैसे आपको यहां ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान मिलने की जगह इसे शिक्षा का मंदिर, विद्या मंदिर या पाठशाला कह सकते हैं, और जहां ज्ञान नहीं मिल रहा है वो पाठशाला नहीं है। इसी तरह यहां नोड क्या हो गया, जहां आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है उस जगह को वो कैसे पता चलेगा, वो पता करने की हमें जरूरत नहीं है। वो श्रोडिंगर नाम के जो अंकल थे ना, उन्होंने पता किया हुआ है ऑलरेडी, अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को अलग अलग एरिया में ले जाके घुमा फिरा के देखा, और जहां पे वो एनर्जी जीरो मिल गई उस जगह को हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, और उस जगह की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, जीरो होगी। और ये जो नोड्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ नोड। पहला होता है रेडियल नोड, रेडियल नोड, रेडियल नोड। ये जो रेडियल नोड की संख्या है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं n-l-1 की मदद से। इसी रेडियल नोड का एक दूसरा नाम होता है स्फीरिकल नोड, स्फीरिकल नोड ऐसा हम बोल सकते हैं। एक होता है एंगुलर नोड, एक होता है एंगुलर नोड, है ना, एंगुलर नोड, और इसी को हम नॉन स्फीरिकल नोड भी कह सकते हैं। और ये होता है उस एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू के बराबर। तो बेटा कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में टोटल नोड, तो आप बोलना n-1, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब सर ये नोडल प्लेन क्या है, अगर मान लो एक पॉइंट की बजाय एक पूरी सरफेस हमारे पास हो, जहां पर एक ऐसा पूरा एरिया हो हमारे पास, ऐसी पूरी की पूरी सरफेस हो, पूरा के पूरा कोऑर्डिनेट ऐसा बन जाए कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की कोई संभावना न रह जाए, तो उस जगह को हम नोडल प्लेन कहेंगे। और इस पे एक सवाल आ सकता है, देखो इस पे सवाल आता है ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में। तो जो एस ऑर्बिटल था, अगर मैं उसकी बात करूं, मैं अगर एस ऑर्बिटल के लिए रिस्पेक्ट में बात करता हूं, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, एस ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, तो इसमें क्या होता है, एस ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना होने की वजह से इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, जीरो नोडल प्लेन, जीरो नोडल प्लेन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे पी के रिस्पेक्ट में, पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल जो हैं वो पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। तो एक्सिस के ऊपर, जिस एक्सिस पर ये लोब्स है उस पर तो आपको क्या मिल जाएगा, जो पी ऑर्बिटल है उसके अलोंग द एक्सिस जो है वो तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही होगी जहां भी ऑर्बिटल होगा। लेकिन जो और जहां पर जिस एक्सिस पर ये ऑर्बिटल नहीं होगा उसके साथ परपेंडिकुलर जो प्लेन होंगे वहां पर ये इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो हो जाएगी। मान लो अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो ये मिल रहा है, तो इसके दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, वाई और जेड। तो वाई और जेड प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की संभावना क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब मैं बात करूंगा पीएक्स की, ध्यान से सुनना, तो पीएक्स ऑर्बिटल के लिए वो जो नोडल प्लेन है वो एक्स को छोड़ के हो जाएगा वाई जेड, एक नोडल प्लेन होगा। उसी तरह से पी वाई के लिए बताओ क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, वाई को छोड़ के एक्स जेड नोडल प्लेन हो जाएगा। एक्स जेड यहां पर नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन है, आई बात समझ में, ये यहां का नोडल प्लेन है। एक ही नोडल प्लेन होगा इसके अंदर, एक ही नोडल प्लेन होगा। जो इसकी एल की वैल्यू है, देखो ये 1 है और ये इसका एल का वैल्यू 0 है, मतलब यही तो है इसका नोडल प्लेन। देखो इसमें 0 नोडल प्लेन है, इसमें 1 नोडल प्लेन है। ऐसे ही बेटा अगर पी जेड ले लेंगे तो जेड को छोड़ दीजिए और वाई एक्स लिख दीजिए या एक्स वाई लिख दीजिए, वही इसका नोडल प्लेन हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा नाम पूछा जाता है कि नोडल प्लेन बताओ कहां पर होगा, क्या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि पीएक्स ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन होता है वाई जेड, तो सही बात है।
py ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन होता है xz, तो सही बात है, और pz ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन होता है xy, तो सही बात है। इसके अपोजिट कुछ भी बोले तो झूठ है, और तुम्हें झूठ पकड़ना है। अगर तुम झूठ पकड़ लिए तो तुम सीआईडी नहीं बनोगे रे बाबू, तुम बनोगे आईआईटीएन, सीआईडीएन नहीं, आईआईटीएन। यस, ऐसे डी ऑर्बिटल होता है। तो डी ऑर्बिटल जो होता है, देखो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबेल शेप होता है। अब डंबेल शेप जब होता है ना, तो वहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या डंबेल शेप है। तो देखो पहला अगर हम बात करें, बहुत इजी तरीके से बता देता हूं। देखो एक होता है डी एक्स वाई, तो इसके रिस्पेक्ट में कभी भी कोई डंबेल शेप बनाओगे तो डंबेल शेप बनेगा ऐसा, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, ये ऐसा 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 ऐसा, ये एक्स ये वाई है ना, डी एक्स वाई हो गया। तो एक नोडल प्लेन तो इस एक्सिस के अलोंग ऐसे जा रहा होगा और एक इस एक्सिस के अलोंग जा रहा होगा, तो इसमें दो दो नोडल प्लेन हो सकते हैं, और इसकी एल की वैल्यू भी 2 है, तो इसमें दो दो नोडल प्लेन मिलने की संभावना है। तो डी एक्स वाई के लिए वो नोडल प्लेन कौन कौन से होंगे, डी एक्स वाई के लिए वो नोडल प्लेन। तो देखो इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है आपको, जेड, तो एक बार एक्स के साथ जेड ले लेना, एक बार वाई के साथ जेड ले लेना, जो भी दो नाम है ना, और जो नहीं दिख रहा है वो इन दोनों के साथ लेंगे, ये दो इसके अंदर नोडल प्लेन है। सिमिलरली अब बताओ, इससे अगर हम बताएं डी वाई जेड के अंदर दो नोडल प्लेन, तो एक तो हो जाएगा एक्स वाई नोडल प्लेन, एक हो जाएगा एक्स जेड नोडल प्लेन, ये दो नोडल प्लेन हो जाएंगे। अब बताओ अगर मैं बोलूं डी जेड एक्स के अंदर नोडल प्लेन, तो कौन नहीं दिख रहा है, वाई नहीं दिख रहा है, तो वाई जेड नोडल प्लेन, वाई एक्स नोडल प्लेन, ये दो दो नोडल प्लेन इसके अंदर। अच्छा लिखने में कभी कभी मैंने वाई एक्स लिखा है, हो सकता है एग्जामिनर एक्स वाई लिख दे, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना, एक्स वाई बोलो या वाई एक्स बोलो, इट्स सेम नोडल प्लेन। तो हर डी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन है, दो नोडल प्लेन है। अब बात करते हैं अगर हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, ये भी डबल डंबेल होता है, जहां जहां डबल डंबेल शेप है वहां पे नोडल प्लेन की संख्या 2 होगी, तो यहां पे भी नोडल प्लेन की संख्या 2 होगी। पर यहां पर जो नोडल प्लेन होंगे, क्योंकि इसका शेप थोड़ा अलग है, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं शेप, इसका शेप थोड़ा अलग है, इसका शेप है अलोंग द एक्सिस, तो जो एक्सिस के ऊपर जो प्लेन जा रहा था वहां पर नोडल प्लेन नहीं मिलेगा, मतलब यहां पर नोडल प्लेन और यहां पर नोडल प्लेन तो नहीं मिलेगा। अब वो नोडल प्लेन मिलेगा यहां पर इस एक्सिस पे, अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होती है, इस एक्सिस से 45 डिग्री पे, तो यहां पर दो नोडल प्लेन होते हैं, एक ये नोडल प्लेन है और एक ये नोडल प्लेन है, और दोनों नोडल प्लेन कहां पर है, एक्स और वाई एक्सिस से 45 डिग्री पे, तो टू नोडल प्लेन है यहां पर, टू नोडल प्लेन एट 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग ये दोनों ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस है। और इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे भाई सर डी जेड स्क्वायर में, तो इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, नो नोडल सरफेस, कोई नोडल सरफेस होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि ये डी जेड स्क्वायर इसके अलोंग है और ये एक्स एक्स वाई प्लेन में है, मतलब एक्स वाई प्लेन में तो ये घूम रहा है और जेड स्क्वायर पे जेड एक्सिस पे ये घूम रहा है, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग भी आपको डेंसिटी मिल रही है और एक्स वाई प्लेन में भी डेंसिटी मिल रही है, मतलब सभी डायरेक्शन में एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है। इसलिए इसलिए यहां पर नोडल सरफेस नहीं हो रही है। तो इंपॉर्टेंट है, शेप भी समझ में आ गए, नोड और नोडल प्लेन भी समझ में आ गए, तो भैया आगे बढ़िए। क्या बोल रहा है, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत अच्छा है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम 3 रूल की यूज करते हैं। पहला होता है अफबाउ रूल, अफबाउ रूल, अफबाउज रूल, है ना। ये अफबाउ का जो ये साइंटिस्ट नहीं है, इसका मतलब होता था बिल्डअप, याद है ना आपको, अरे याद है ना, इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, पढ़ते पढ़ते 2 साल हो गए, अब तो सब याद हो गया यार, आप लोगों की तो तैयारी मस्त चल रही है, अब तो आप इंजीनियर बनने वाले हो, बनोगे ना, बनो बनो यार बेटा, माँ बाप का नाम रोशन करो, बहुत खुशी होती है अगर आप तरक्की करते हो, सबसे ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होगी, आपको होगी, सबसे उसके बाद मुझे होगी, मैं आपका टीचर हूँ, डेफिनेटली होगी। अब्बाउ का रूल क्या कहता है, ये अब्बाउ का रूल कहता है, अब्बाउ का रूल ये कहता है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल नहीं, लोअर एनर्जी सबशेल, सबशेल फिल, क्या फिल करना है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बाय
एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल लगा दो और जिसकी एनर्जी कम है उसको भर दो, है ना। तो एस पर द एन प्लस एल रूल सबसे कम एनर्जी होगी 1s की, उसके बाद हम भरेंगे 2s, उसके बाद हम भर देंगे 2p। और आप पीरियोडिक टेबल अगर अच्छे से पढ़ा है ना, तो पीरियोडिक टेबल में भी ऑफबाउ का रूल ही फॉलो हो रहा है। मतलब जो भी पीरियोडिक कॉन्फ़िगरेशंस आप भर रहे हो ना, वो ऑफबाउ के रूल को फॉलो करते ही भर रहे हो। तो सबसे पहले आपने 1s भरा वहां पे, फिर 2s भरा, फिर याद करो 2p भरा, फिर जैसे 2p कंप्लीट होता है, जैसे ही पीरियोडिक टेबल में देखोगे एस से सबशेल स्टार्ट होती है और p पे खत्म होती है, और डी और एफ इनके बीच में चल रहे होते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो 1s के बाद आता है 2s के बाद 2p। पीरियोडिक टेबल दिमाग में रख लो, ऑफबाउ का रूल पूरा दिमाग में आ जाएगा। 2p के बाद आता है, सोचो p पे खत्म हुआ, फिर से s चालू होगा, जब भी p खत्म होगा s चालू होगा, 3s जैसे ही 3s चालू हुआ, 3s के बाद 3p, अब p पे खत्म हुआ तो फिर 4s, क्योंकि p के बाद हमेशा s ही आएगा, जहां p खत्म हुआ s आएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमेशा p खत्म होते से पीरियड खत्म होता है, फिर s चालू होता है, तो 4s आएगा। अब 4s क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट में चले गए, मतलब फोर्थ पीरियड में चल रहे हो, और जैसे ही फोर्थ पीरियड में आते हैं तो फोर्थ पीरियड में 4s के बाद हम भरते हैं 3d, याद करो 3d, और 3d खत्म होते से जिंक खत्म होता है, जिंक के बाद आ जाता है फिर 4p, याद करो। और 4p जैसे ही p खत्म हुआ फिर से कौन आएगा, s, यस सर s, 5s, अरे 4s तो खत्म हो गया ना, तो 5s आएगा, और 5s खत्म हो गया तो s के बाद d की बारी है, तो अब d आ जाएगा, कौन सा d आएगा, 4d, अरे 3d तो भर चुका है, 4d आएगा। d हमेशा उस 5 से जो नंबर चल रहा है ना n का, उससे एक कम चल रहा होता है, उससे एक वैल्यू कम हो जाती है, तो 5s के बाद क्या आएगा, 4d, और 4d खत्म होते से d खत्म हुआ, जैसे d खत्म होता है कैडमियम खत्म हुआ, कैडमियम खत्म होते से फिर p आएगा, कौन सा p आएगा, 5p, अरे 4p तो भर चुका है रे बाबू। अब p खत्म हुआ तो फिर से s आएगा, जैसे p खत्म हुआ s चालू, 6s, नहीं आया समझ में, और 6s, और चाहो तो इसको n प्लस एल रूल की मदद से भी कर सकते हो। n प्लस एल का रूल क्या है सर, वो तो बता दो, बताता हूं, रुक भाई, शांति रख, पानी वानी पी, तू भी पी ले आराम से। 6s, और 6s के बाद, s के बाद देखो सिक्स्थ पीरियड में जैसे ही पहुंचे आप, पीरियडिक टेबल याद करो, वहां लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट आ जाते हैं, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 4f आएगी अब, और f के बाद फिर से d आ जाएगा 6d, क्योंकि 4d के बाद 5d, सॉरी 5d, और 5d के बाद फिर से p आ जाएगा, कौन सा p आएगा, आपका 6 चल रहा है तो 6p आएगा, p खत्म होते से 7 आ जाएगा तो 7s आएगा, और s खत्म होने के बाद फिर से f आएगा, और f खत्म होने के बाद फिर से d आएगा, और d खत्म होने के बाद फिर से p आएगा, देखो फिर से p आएगा 7p, और इस तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगी। ये क्या था सर, ये अबव का रूल है, ये अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल है, तो हमें सब याद करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। जो भी अगर आपके पास फ्रीक्वेंटली कोई ऑर्बिटल आ जाता है तो आप ये रूल लगा देंगे, कौन सा रूल, हम बोलते हैं n प्लस एल का रूल। ये रूल कब काम में आता है, जब हमें सबशेल की एनर्जी पता करनी है, किसकी एनर्जी पता करनी है, सबशेल की एनर्जी पता करनी है। यहां पर n क्या है, n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सर एल क्या है, सर एल वही है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और n प्लस एल का वैल्यू, जिसका n प्लस वैल्यू ज्यादा होगा उस सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी, तो n प्लस एल वैल्यू इंक्रीज, इंक्रीज 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 n प्लस वैल्यू इंक्रीज एनर्जी ऑफ सबशेल, सबशेल इंक्रीज। कभी कभी कैसा हो जाता है बेटा, कभी कभी कैसा होता है कि n प्लस एल का वैल्यू सब दो तीन चीजों के लिए एक जैसा आ गया, ऐसा पॉसिबल है क्या सर, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर इफ n प्लस एल वैल्यू सेम, देन लोअर वैल्यू ऑफ n डिसाइड लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी, मतलब जिसका n वैल्यू जितना कम होगा, n प्लस वैल्यू अगर सेम आ गए तो उस केस में, सर कुछ एग्जांपल देके बता दो तो अच्छा रहेगा। देख एग्जांपल देख, पहले इन दोनों को ही कंपेयर करते हैं, जिसका जहां पे गड़बड़ है, 4s और 3d को कंपेयर करते हैं। मैंने 4s के बाद ही 3d को भरा, तो देख इसका n और l क्या है, इसका n का वैल्यू है 4 और l का वैल्यू है 0। सर ये 0 कहां से है, s सबशेल है ना बाबू,
तो इन दोनों का ऐड करा तो ये 4 हो गया। और इन दोनों के लिए देख n का वैल्यू कितना है 3 और l का वैल्यू सॉरी d सबसे ले तो 2, तो इन दोनों के लिए 5 हो गया। अब बता n प्लस l का वैल्यू किसके लिए ज्यादा आया? अरे 5 वाला ज्यादा है, तो इसीलिए इसकी एनर्जी ज्यादा है एज पर द n प्लस l रूल। लेकिन 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 अगर मान ले देख 4f और 5d की बात करें तो देख इन दोनों में से मैं पहले किसको भरूं, कैसे डिसाइड करूं? तो देख इसका वैल्यू है 4 और f के लिए 3, 4 प्लस 3 कितना हुआ बेटा 7। सिमिलरली देख इसका n वैल्यू है 5 और d के लिए वैल्यू है 2, तो 5 2 प्लस 7 हो गया कि नहीं हो गया? देख दोनों बराबर आ गए। अब बेटा जब दोनों बराबर आ गए तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि किसकी एनर्जी, क्या दोनों की एनर्जी बराबर है? नहीं, तो फिर n की वैल्यू देखेंगे, तो जिसका n वैल्यू छोटा है वो छोटा है, मतलब ये ऐसे डिसाइड हो जाएगा। सही कह रहा हूं? आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सिमिलर एनर्जी वाले, सिमिलर एनर्जी वाले क्वेश्चन, सिमिलर वाले कितने ऐसे क्वेश्चन हैं या कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या हायर एनर्जी, इस ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाला कौन सा ऑर्बिटल है ऐसे बताओ, ये सब आ सकते हैं। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना? इसके बाद बात कर लेते हैं, देखो इसके बाद बात कर लेते हैं कि अबव का रूल हो गया। अबव के रूल के बाद आती है बात हंट्स के रूल की। छोटे छोटे से रूल्स हैं, इसको खत्म कर लेते हैं एक बार। हंट्स का रूल क्या कहता है? हंट्स का रूल लगता कब है? ये एप्लीकेबल है फॉर डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए। कौन से ऑर्बिटल के लिए? डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल कहां पर होते हैं? जिनमें एनर्जी सेम हो। डीजनरेट ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? सेम एनर्जी, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, उनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो जो पी सबशेल होती है, जहां हमें पी सबशेल की बात करते हैं, वहां हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, उन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है। डी जनरेट ऑर्बिटल मतलब जिनकी एनर्जी बराबर है। डी ऑर्बिटल में ऐसे 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो जब मैं इन डी जनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगा तब ये हंट्स का रूल एप्लीकेबल होगा। एफ सबशेल के अंदर 7 ऐसे डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डी जनरेट। तो ये रूल क्या कहता है कि जब भी आप डी जनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हो, एक एक करके 1 बाय 1 पहले एक एक करके सभी इक्वली एनर्जी वाले ऑर्बिटल को एक एक करके आप फिल करें और देन रिपीटेशन इज ओनली अलाउ। ऐसा हंट्स ने सजेशन दिया था। और इसके बाद बात आती है, ये रूल ये भी बताता है कि अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स अगर आधे भरे हुए हैं, हाफ फील्ड हैं, या ये ऑर्बिटल्स कंप्लीटली भर जाएं, अगर ये ऑर्बिटल कंप्लीटली भी फिल हो जाते हैं तो ये स्टेबिलिटी को भी गेन कर लेते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स को भी ये एक्सप्लेन करता है रूल। और ये रूल ये भी बताता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और इसी तरह से एक रूल और क्या था? पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता था पाउलिस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? इसका स्टेटमेंट यह था कि इन एनी एटम, किसी भी एटम में, इन एनी एटम एनी 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू बिकम सेम। क्या मतलब हुआ सर इसका? मतलब एक एटम है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हर इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर होगी। 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की भी 4 क्वांटम नंबर होगी और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की भी 4 क्वांटम नंबर होगी। और दोनों के लिए ये चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकती। चारों के चारों सेम नहीं हो सकती। कोई भी 3 सेम हो सकती हैं, चारों सेम नहीं हो सकती हैं। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर में से कोई भी ऐसा केस पॉसिबल नहीं होगा कि ये 4 क्वांटम नंबर किसी भी केस में सिमिलर हो जाएं। हर बार क्वांटम नंबर 4 में से 3 मैक्सिमम हो सकती हैं कि सिमिलर हो जाएं, बट चारों के चारों ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी पॉसिबल, सेम नहीं हो सकती है। और इस रूल ने यह भी कहा कि, इसने यह भी कहा कि ओनली 2
इलेक्ट्रॉन्स कैन accommodate in each orbital with opposite spin मतलब एक ऑर्बिटल में बेटा आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ये किसने कहा? ये पाउली ने कहा था। पाउली का ये कहना है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल मत करो और दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। कभी भी सेम स्पिन में आप इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते हो। अगर मान लो आपने गलती से दोनों स्पिन ऐसे कर दी तो आपने क्या कर दिया? आपने पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन कर दिया है। आपने पाउली के वायलेशन में चले गए आप। और अगर मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया, पहला ऐसा भर के दूसरा ऐसा भर के फिर तीसरा ऐसा भर दिया, तो भी गलत है, क्योंकि पाउलिस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहां भी वायलेटेड हो रहा है, क्योंकि आपने 2 से ज्यादा भर दिए हैं। तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में भर दिए जाए तो भी वायलेशन है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन में भर दिए जाएं तो भी वायलेशन है। कौन से रूल का वायलेशन है? ये पाउलिस के रूल का वायलेशन है। मान लो एक ऑर्बिटल ये एस सबशेल है और ये दूसरी वाली हमारे पास पी सबशेल है, और आपने पहला इलेक्ट्रॉन तो यहां भर दिया और दूसरा यहां पे भर दिया, तो ये कौन सा रूल का वायलेशन है? ये अबव के रूल का वायलेशन है। क्यों? आपको इस ऑर्बिटल को पहले भरना चाहिए, तो आपने यहां पर एक ही भरा, यहां पे चले गए, तो ये कौन से रूल का वायलेशन है? ये अबव के रूल का वायलेशन है। और आपने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे भर दिया, तो अबव के रूल का भी वायलेशन है और हर्ट्ज के रूल का भी वायलेशन है, क्योंकि आपको पी में अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहां भरना चाहिए, दूसरा बार यहां भरना चाहिए। आपने ये भी गलती कर दी है। और आपने एक और इलेक्ट्रॉन भरने गए और आपने वो इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे भर दिया, तो भी गलती कर दी है। क्यों? क्योंकि अबव के रूल का भी वायलेशन है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन भरा, इसको भरा ही नहीं आगे, और आप यहां चले गए, और यहां पर आपने क्या करा? एक ही जगह पे तीनों इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो भी गलती है, क्योंकि एक जगह पे आप मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, 3 भर दिए तो पाउलिस के रूल का भी वायलेशन है। और आपको इलेक्ट्रॉन एक 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 कर कर भरना चाहिए, इस तरह से आप हर्ट्ज के रूल का भी वायलेशन कर बैठे हैं। तो तीनों रूल का वायलेशन कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। वेरिएशन इन रेडियल वेव फंक्शन, वेरिएशन इन रेडियल वेव फंक्शन, इस पे क्या है ना, क्वेश्चन आते हैं कभी कभी ग्राफ वाले क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आते हैं बोलो जरा जोर से? ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं। कैसे करते हैं इन ग्राफ वाले क्वेश्चन को? 3 तरह से ग्राफ आते हैं। एक पहला ग्राफ आता है साइन वर्सेस आर रेडियस के लिए, दूसरा ग्राफ आता है साइन स्क्वायर प्रोबेबिलिटी फंक्शन वर्सेस आर, और तीसरा ग्राफ आता है आरपीडी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर साइन वर्सेस आर। इस तरह के 3 ग्राफ आते हैं। इसको हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। क्या होते हैं सर ये ग्राफ? देखो, सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं, पहले ग्राफ हम बात करेंगे फर्स्ट वाले जो ग्राफ है, ध्यान से देखना, साइन वर्सेस आर के ग्राफ हैं। तो साइन क्या होता था? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी वेव हो सकती है। तो यहां पर आर है, यहां पर हमारा साइन है। साइन कौन है? वेव फंक्शन। ये जो साइन होता है ये सिग्निफाई करता है ऑर्बिट को, ऑर्बिटल को, है ना। तो यहां पे मान लीजिए मैंने लिखा 1,0 1,0, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पहला नंबर n का है और दूसरा नंबर l का है। मतलब ये कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा है? ये 1s ऑर्बिटल की बात कर रहा है। और 1s ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस के सबसे नजदीक, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना न्यूक्लियस पे। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो यहां पर है रेडियस 0 है, रेडियस 0 कब होती है? जब न्यूक्लियस पे। तो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वहां पर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, सबसे ज्यादा वहां पर है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कम होने लगेगी, तो ग्राफ धीरे 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 ऐसे आएगा और यहाँ के रुक जाएगा। तो ग्राफ ऐसे आ रहा है और यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड मिल रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पर है, तो ये 1s का साइन वर्सेस आर ग्राफ हो जाएगा। मान लो बेटा अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन 2,0, मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2s। तो 1s के बाद हम 2s में जाएंगे। तो जब हम 2s में जाएंगे तो ये यहां पर देखो, ये 1 यहां से शुरू हुआ 1, और ये इलेक्ट्रॉन 0 पे जब होंगे तो वहां पे पहले 1 में 1s आएगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन वेव ऐसे जाएगी, फिर नीचे चली जाएगी और फिर जाके ऐसे आएगी।
तो ये वाला पार्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा और यहां पे हमें नेगेटिव एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो जब ये दो एम्पलीट्यूड मिल रहे हो तो ये 2s का ग्राफ हो जाएगा, और जब एक एम्पलीट्यूड मिल रहा होगा तो 1s का ग्राफ हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? साइन वर्सेस आर के लिए ग्राफ है ये 2s का ग्राफ होगा। और ये जो जगह है जहां पर ये 1s 2s के लिए मूव ऑन करेगा, इस जगह को हम बोलेंगे नोड। तो कितने नोड हो गए इसके अंदर? एक नोड है ये, 1 नोड इज पॉसिबल। मान लो सर अगर ये सर हमें 3s का ग्राफ बनाना होता तो हम कैसे बनाते? तो साइन 3,0 ऐसा लेते हैं हम, साइन 3,0 ऐसा लेते हैं हम वर्सेस आर। तो हम क्या करते? ग्राफ यहीं से शुरू करते, फिर नीचे जाते, फिर ऊपर जाते, फिर यहां जाके रोक दे। ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड मिलता है, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड मिलता है, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड मिलता है। दिस इज योर 3,0। इट इज अंडरस्टैंड? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका 3s का ग्राफ हो जाएगा। आ गई बात समझ में? और इस तरह से अगर हम आगे बढ़े, साइन स्क्वायर वर्सेस आर के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करें, साइन स्क्वायर वर्सेस आर के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करे, साइन स्क्वायर वर्सेस आर के लिए, तो यहां पे क्या होता है? साइन स्क्वायर हमेशा क्या होता है? साइन का स्क्वायर कर दिया तो यहां पे हमेशा पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आता है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। अब मैंने लिखा इसके नीचे 1,0, जैसे मैं इसके नीचे 1,0 लिखूंगा तो ये 1s का ग्राफ हो जाएगा। तो इसके लिए ग्राफ वैसा ही आएगा जैसा 1s साइन में आया था, बिल्कुल पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, क्योंकि पहले से ही पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है। तो ये हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट में। लेकिन सोचो अगर ये साइन स्क्वायर का ग्राफ हम प्लॉट करें 2s के लिए, 2,0 के लिए वर्सेस आर, तो पिछले केस में क्या हुआ था? वो नेगेटिव वेव चली गई थी, तो यहां टच करेगा, एम्पलीट्यूड यहां टच करेगा, और यहां पे 0 होने के बाद ये वापस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव साइड पर ही रहेगा, हमेशा एम्पलीट्यूड पॉजिटिव साइड पर ही रहेगा। तो ये ग्राफ जो है आपको इस तरह से जो ग्राफ मिलेगा, ये आपको कौन सा ग्राफ मिल रहा है? 2s का ग्राफ मिल रहा है। और ये कौन सा ग्राफ मिल रहा है? ये 1s का ग्राफ मिल रहा है। अब बताओ अगर बेटा मैं अगर यही ग्राफ साइन स्क्वायर का ग्राफ 3,0 मतलब 3s के लिए प्लॉट कर दूं, तो पहला बेटा ये यहां से शुरू होगा, न्यूक्लियस से गए, पहले ये पहला नोड मिला, पहले नोड के बाद ये नीचे नहीं जाना क्योंकि साइन स्क्वायर चल रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, पहले ये 2s को क्रॉस करेगा, फिर नीचे आएगा, यहां टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा और ऐसे। और यहां पर एम्पलीट्यूड जैसे जैसे हम कहां जा रहे हैं? अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जा रहे हैं। ये पिक एक जैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाएंगे एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने लगेगा, जो हमें बता रहा है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कम हो रही है। उसी तरह से जैसे जैसे हम अपनी पढ़ाई से दूर जा रहे हैं सिलेक्शन होने की संभावना कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम फिनिक्स के फैकल्टीज की से दूर जा रहे हैं हमारे सिलेक्शन होने की संभावना दूर होती जा रही है। ऐसे वैसे न्यूक्लियस से अगर हम दूर चलते चले जाएंगे तो हमारे आईआईटी में पहुंचने की संभावना, तुम भी नोड बन जाओगे। नोड समझते हो ना? वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 है और जहां सिलेक्शन के मिलने की संभावना 0 हो, वो फिनिक्स के बाहर की जगह है। जहां सिलेक्शन के मिलने की संभावना सबसे हाईएस्ट है वो फिनिक्स है। समझे? नहीं समझे? अरे बाप रे, क्या कर दिया है, क्या बोल दिया आप। चलो अभी एक लास्ट क्या बचा है इसके अंदर? RPD, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या होता है सर ये? इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 4πr² साइन वर्सेस आर। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, कि इसमें नंबर ऑफ पिक्स का ध्यान रखना है। नंबर ऑफ पिक्स मतलब वेव जो बनती है ना उसका पिक कितने बनेंगे, और इसकी संख्या हमेशा n-l होती है। इसकी वजह इससे पता करना है। दूसरी बात, इसमें पिक्स हमेशा पहले वाले पिक से सेकंड पिक बड़ा होगा, तीसरा पिक और बड़ा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम रेडियस से दूर जाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाता है, तो वो वॉल्यूम जो बढ़ रहा है ना वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो देखो जैसे अगर मान लो मैंने लिखा 1s, तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ पिक निकालना है, n-l कितना है, तो 1-0 मतलब नंबर ऑफ पिक कितने मिले आपको? नंबर ऑफ पिक कितने मिले? जोर से बोलो, नंबर ऑफ पिक मिलेगा बेटा 1। तो इसका ग्राफ आपको कैसा दिखाई देगा? ध्यान से देखना, यहां पे लिखना RPD मतलब वो 4πr² साइन, और यहां लिखना R, और ये ग्राफ यहां से शुरू होगा और ऐसे जाके ऐसे खत्म कर देना, एक पिक। सर अगर ये 2s होता तो क्या बनता? सर ये 2-0, सर ये 0 कहां से आ रहा है? l की वैल्यू 0 है ना इसकी, तो इसमें 2 पिक बनते, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता RPD डिंग
डिंग, नहीं नहीं नहीं, बस 2 ही बनेंगे ना, 2 ही बनाना है, 3 क्यों बना रहे हो फिर? और ऐसे ही देखो 3s अगर होता तो 3 - 0 होता तो 3 पीक बनते, तो 3 पीक के लिए ग्राफ थोड़ा नीचे लिख देना चाहिए क्या मुझे? 3s 3 - 0 तो पीक बनेंगे 3, तो ग्राफ में ऐसा बना 1 2 3। और यहां पे क्या लिखेगा बोल? आरपीडी वर्सेस आर। सर एक और बता दो, एक और बता दो सर, एक और बता दो, बस एक और। देखो सर आरपीडी, आरपीडी वर्सेस आर। मान लो अगर तुझे क्या बनाना है, मान ले तुझे 2p का ग्राफ बनाना है, तो तू इसका n कितना है 2 और l की वैल्यू कितनी है 1, 2 - 1 मतलब कितने पीक हो गए 1, मतलब एक ही पीक आना चाहिए, तो वो ग्राफ ऐसे आएगा। अरे ये तो कमाल की बात हो गई, 3D आ गया, मान ले 3D, 3D हो गया, तो ये 3 - 2 मतलब 1, तो ग्राफ वंस अगेन ऐसा ही आएगा, आर पी डी। सर ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत टफ लगता था है ना, ये बहुत टफ लगता है कुछ बच्चों को, प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसान है। और जेई के पीवाई की उठा के देखो, कम से कम 5-7 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आए तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे डीजी सर की वजह से, है ना? बात समझ में आई? कैसा लगा लेक्चर? बढ़िया है ना? चलो अभी अब बचे अपने खाली पीवाईक्यूज, तो अगले लेक्चर में अपन पीवाईक्यू डिस्कस कर लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। और आई होप आपको हमारी ये सीरीज मिशन 111 बहुत पसंद आ रही होगी। और बच्चों अभी हमारा जो है पेटेक्स एग्जाम होने वाला है, आपके जान पहचान में जो भी बच्चा क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक का कोई भी बच्चा अगर हमारी पेटेक्स एग्जाम अगर देना चाहता है तो वो हमारे दिए गए वेबसाइट से लिंक को रजिस्ट्रेशन करके, हमारी पेटेक्स एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करके, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री है, आप एग्जाम दे सकते हो। फायदा क्या है सर? 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, 10 करोड़ रुपए तक की आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और आपका फिनिक्स का अपना एक्सपीरियंस तो है ही, यहां पर आपको बहुत अच्छे और वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस आईआईटीएन एनआईटीएन ऐसे फैकल्टी मिल जाएंगे जो आपके आईआईटी पहुंचने का सपना, जो आपके नीट क्वालिफाई करने का सपना, आपके डॉक्टर बनने का सपना आपको पूरा करने में गाइड भी करेंगे, मदद भी करेंगे। और एक अच्छा सिस्टम, एक हेल्दी सिस्टम है जो हमेशा स्टूडेंट के बारे में ही सोचता है। इसलिए एक बार पेटेक्स एग्जाम जरूर दीजिए, उन दोस्तों को बताइए कि आपका फिनिक्स का अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है ना? तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेगा दोबारा, बाय बाय।